सो वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी दुखद होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियासी में अटैक हुआ है, यह आप सबको पता है। और रियासी में जो अटैक हुआ है उसकी जिम्मेदारी कई आतंकवादी संगठन ने ली है। हालांकि हो क्या रहा है, सारे आतंकवादी संगठन क्या हो रहे हैं, अटैक को लेकर के आपस में ही कंफ्यूज हैं कि किन्होंने अटैक करवाया है, किन्होंने अटैक नहीं करवाया है। ऐसा वो अपने आप में ही वो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग रियासी की बात नहीं करेंगे, केवल हम लोग टेररिस्ट अटैक की बात करते हुए हम लोग टेररिज्म क्यों कश्मीर में फैला हुआ है उसकी बात करेंगे। टेररिज्म को भारत किस तरीके से देख सकता है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस बात को भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या वाकई टेररिज्म इज लिंक्ड विद इस्लाम, और जस्ट इस्लाम इज जस्ट लाइक एनी अदर रिलीजन जिसको जबरदस्ती टेररिज्म के साथ लिंक कर दिया गया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हुआ क्या है बेसिकली, ये जो रियासी में जो टेरर अटैक हुआ है इसकी डिटेलिंग हम सबके पास है। ये काफी दिनों से करीब करीब हो गया है, 4-5 दिन हो गया है, ये मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में है। और सिर्फ रियासी में अटैक नहीं हुआ है, अगर आप देखोगे तो 9 जून को रियासी में अटैक हुआ है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूं। 9 जून को आपका रियासी में अटैक हुआ है। उसके बाद 11 जून को कठुआ में हुआ है, डोडा में 11 से 12 जून की रात को हुआ है, गांडो भलेसा में 12 जून को हुआ है। तो ये अटैक चल रहा था, ये अटैक कंटिन्यूअस फॉर्म में हुआ था। सुरक्षा बल तैनात हो चुके हैं और वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एवज में क्या हो रहा है, तो यहां पर एक्चुअली पीएम मोदी ने या अमित शाह ने अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हाई बैठक मीटिंग की बात की है, उन्होंने डेट प्रेस्क्राइब कर दिया है। और साथ में ऐसा यह भी कहा जा रहा है कि जो अमरनाथ यात्रा है ना, जून 29 से वो स्टार्ट होने वाली है। तो बेसिकली देखिए, हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। तो अगर बात की जाए तो इस कठुआ वाले अटैक में इसमें क्या हुआ है, एक जवान की मृत्यु हो गई है, ठीक है, और कई सारे लोग इंजर्ड हैं। उसके बाद क्या हुआ था, दोदा का जो टेरर अटैक है उसके लिए 4 फोटोग्राफ्स भी यहां पर रिलीज करवा दिए गए थे और 20 लाख का इनाम, 20 लाख के रिवॉर्ड की भी बात यहां पर की गई थी। कठुआ के अटैक में बेसिकली क्या हुआ था, तो पानी मांगने के लिए गए थे और पानी के एवज में, पानी नहीं मिलने पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। लोगों को क्या लगा था, लोग जो थे वो बेसिकली ये समझ गए थे कि ये लोग जो हैं वो टेररिस्ट हैं। और ये टेररिस्ट का स्केच जो है सिक्योरिटी पर्सनल ने इन सब चीजों को देख रखा है। देखो, ये बेसिक मुद्दा कई दिनों से न्यूज में चल रहा है, ठीक है, टेररिज्म के बारे में। हमारे इस वीडियो का जो मेन एजेंडा होगा वो ये होगा कि टेररिज्म तो चल रहा है और टेररिज्म पाकिस्तान से ही हो रहा है, इस बात की श्योरिटी है। क्योंकि जिस ग्रुप की बात हो रही है कि किस ग्रुप ने ये इन सारी चीजों को करवाया है, वो ग्रुप का जो क्या बोलते हैं उसको, जो गढ़ है वो पाकिस्तान में ही माना जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो पाकिस्तानी जो टेररिज्म को पाल रहे हैं, ठीक है, जो टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, उसको कंट्रोल कैसे करना चाहिए। ठीक है, 2 मुद्दे होंगे आज के जो आज की वीडियो का जो एजेंडा होगा, 2 होगा। पहला, क्यों पाकिस्तान क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है, वाई पाकिस्तान इज डूइंग लाइक दिस। दूसरा, हाउ वी कैन कंट्रोल टेररिज्म, ठीक है। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, ये पहला मुद्दा हम लोग लिंक करके देखेंगे कैसे, कि भाई इस्लाम के साथ टेररिज्म कैसे लिंक्ड है। तो इसको हम लोग अभी 5 मिनट के बाद देखेंगे। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग ये देखेंगे कि भारत किस तरीके से आतंकवाद को कंट्रोल कर सकता है। तो देखो, पहली जो बेसिक चीजें, आप लोग कई दिनों से ऐसा सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में R&AW काफी एक्टिव है। हमारे शॉर्ट्स वीडियो में इस बात की जानकारी भी आपको दी गई है कि सरबजीत सिंह के हत्यारे की किसी अननोन गनमैन ने हत्या कर दी है। ऐसा कई सारा, मसूद अजहर हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जो इंडिया के दुश्मन हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि ये और कोई नहीं, भारत की R&AW करवा रही है। R&AW एक्टिव हो चुके हैं वहां पर। तो सवाल अब, अगर आपको टेररिज्म को कंट्रोल करने की बात अगर आती है कि टेररिज्म को कंट्रोल करना है, तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि एक ऑप्शन R&AW हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, R&AW एक ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइम टारगेट है, मेजर टारगेट है, ये उसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन R&AW पूरे तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक बार में खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। एक बंदे को अगर आप मार दोगे तो दूसरा उठ के खड़ा हो जाएगा, दूसरे को मार दोगे तो तीसरा उठ के खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो रशिया की एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे बनाई थी और मैंने ये बोला था कि रशिया का, चाइना का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है पूरे देश का, वो क्या है, वो रिजिड है। वो मतलब कि अगर वो, उसमें क्या होता है, ब्रिटल है। थोड़ा सा भी हिला, चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े से भी हिल गए तो पूरा का पूरा देश गिर जाएगा,
है ना। भारत में वो चीज नहीं है, क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल नेचर है, और जो सेपरेशन ऑफ पावर है और जो इंटरडिपेंडेंस है, वो सब क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, इंटरडिपेंडेंस, ये सारी जो चीजें हैं वो भारत में है, भारत के ऑर्गन्स में है। सिमिलर वे में अगर आप लश्कर ए तैयबा का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप अलकायदा का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप तालिबान जो पाकिस्तान में है, और तालिबान आप पहले तो तालिबान को बैन ही कर रखा था ना गवर्नमेंट में आने से पहले, अगर उस तालिबान का भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको एक लेयर वाइज स्ट्रक्चर दिखेगा, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। और उस लेयर्ड स्ट्रक्चर को खत्म करना इजी नहीं होता है। तो आरएनएडब्ल्यू कर सकती है, लेकिन सिर्फ आरएनएडब्ल्यू अकेले करे ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे उसकी बात करें तो इकोनॉमिक इंपैक्ट हम लोग पाकिस्तान में डाल सकते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट इंपैक्ट डालने का क्या मतलब है? देखो, जिया उल हक के टाइम तक, जिया उल हक के आने तक पाकिस्तान बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा था, पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा थी, पैसा बहुत ज़्यादा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन अमेरिका की मदद से जिया उल हक राइज करता है और पाकिस्तान को वो इस्लामिक, मतलब इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान कह देता है, मतलब थियोलॉजी के दलदल में धकेल देता है। थियोलॉजी के दलदल में धकेलने का क्या मतलब होता है कि हर जगह इस्लाम आ जाए, मतलब आप देखते होगे ना, अल्लाहू अकबर के नाम पर ही तो यहाँ पर जिहाद को लेकर के जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां पे धर्म को ऊपर माना गया है, साइंटिफिक नॉलेज को, रैशनैलिटी को नीचे कर दिया गया है। ये क्यों हुआ था? तो ये अमेरिका ने करवाया था जिया उल हक के राइज का। अब करवाया क्यों था? क्योंकि सोवियत को चेक देना था, उस समय जो यूएसएसआर था उसको चेक देना था, तो ये सारी चीजें। अब उसके बाद क्या होता है, जिया उल हक के राइज के बाद क्या होता है, पाकिस्तान इस्लामाइजेशन की तरफ चला जाता है, और भारत के कंपैरिजन में इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होने लग जाती है, और आज तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। यहां पर देखो, एफएटीएफ ने जब, अब एफएटीएफ क्या होता है? एफएटीएफ ये चीज होती है कि अगर इस एफएटीएफ एक बॉडी है, अगर इस बॉडी को ये लगता है कि कोई भी एक देश टेररिज्म को पाल रहा है तो ये उस पर बैन लगा देती है, ठीक है। अब बैन लगाने का क्या मतलब है? तो बस ये कहेगी बाकी देशों को कि भाई देख लो, पाकिस्तान जो है या एक्स कंट्री जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है, अब आप देख लो आपको इसके साथ ट्रेड करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसके साथ ट्रेड करोगे इसकी इकोनॉमी बढ़िया होगी, जब इसकी इकोनॉमी बढ़िया होगी तो यहाँ पर टेररिज्म जो ग्रुप्स हैं वो फलेंगे फूलेंगे, और उसके बाद वो आप ही के देश पर अटैक करेंगे। तो लोग डरते हैं। फिर एफएटीएफ ऐसा कुछ नहीं करता, बस वो बता देता है कि हाँ गलत कर रहे हैं, और अब आप देख लो करके। तो इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया है एफएटीएफ के द्वारा, और इस वजह से क्या हुआ है, करीब करीब 38 यूएस बिलियन डॉलर का इन पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ा है इस एफएटीएफ के बदले। और इसके बाद भी क्या हुआ था कि जब पाकिस्तान लोन मांगने जा रहा था तो इसको लोन मिल नहीं रहा था, जिस वजह से क्या हुआ, लोन जब नहीं मिला तो इस वजह से इन्होंने कई सारे लेजिस्लेशन पास किए अपने पार्लियामेंट से, ठीक है। कई सारे लेजिस्लेशन पास किए गए, और कई नामी गिरामी जो मतलब क्या बोलते हैं टेररिस्ट थे उसको जेल में भी डाला गया। वो अलग बात है कि जेल के अंदर उनको 5 स्टार फैसिलिटी मिल रही है। यहां पर आप देख रहे होंगे लश्कर तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, उसको इसी एवज में जेल में डाल दिया गया है ना, उसको इसी एवज में जेल में डाल दिया गया है। अब जेल में डालने के बाद क्या हो रहा है, इसको 5 स्टार की इसको फैसिलिटी दी जा रही है। तो बेसिक सारी चीजें यहां पर ये कहती है, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहा है, पर वो असल में वो चीजें नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला आरएनएडब्ल्यू की एक्टिवेशन जरूरी है टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, उस पर क्या है, फाइनेंशियल बर्डन डालो, है ना। फाइनेंशियल अगर बर्डन डालेंगे तो भी पाकिस्तान टूट सकता है। तीसरा, हमें डिप्लोमेसी के थ्रू क्या करना चाहिए, हमें डिप्लोमेसी के थ्रू पाकिस्तान के जो सरगना है, जैसे इनको जेल में डाल दिया गया, अब ये भारत के 2008 के मास्टरमाइंड है, 2008 में जो मुंबई हमला हुआ है उसका ये मास्टरमाइंड इनको माना जाता है। तो भाई भारत इनको अपने यहां पर बुला करके, जिस तरीके से कसाब का ट्रायल चला था वैसा ही भारत डिप्लोमेटिकली फोर्स करके, इंपैक्ट डाल करके इनका ट्रायल भारत अपने यहां पे चला सकता है। जब ऐसा भारत करने लगेगा, और जब पाकिस्तान के लोगों को यह लगने लगेगा कि अरे भाई पाकिस्तान तो अब हमारी मदद नहीं कर पा रहा, भारत तो उठा उठा करके लेके जा रहा है, लीगली लेकर के जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर करके लेकर के जा रहा है, तो इनके अंदर भी डर आ जाएगा, है ना। तो इनके अंदर भी डर आ जाएगा। चौथी चीज क्या हो सकती है, चौथी चीज हो सकती है मिलिट्री एक्शन। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जिस तरीके से अब जैसे आरएनएडब्ल्यू कोवर्ट ऑपरेशन करता है, ठीक है, मिलिट्री क्या करेगी, डायरेक्ट जाएगी, मारेगी, आएगी, जिससे क्या होगा कि जो इनके कैंप्स हैं वो दहशत में आ जाएंगे। और जैसे ही कैंप्स दहशत में आ गए ना, तो जो यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात मैंने की है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो के अंदर वो टूट जाएगा, है ना, वो क्या होगा, वो टूट जाएगा। तो ये इस तरीके से होता है। अब पाकिस्तान, अब हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। तो सबसे पहली बात इसको ये लगता है, कई सारे इनके मिलिट्री जनरल्स ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने बोल रखा है कि भारत से इनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का क्या मतलब है कि अगर हमने इंडिया को तंग नहीं किया, मतलब तंग कहने का मतलब अगर इंडिया डेवलप करता चला गया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया विल स्वॉलो पाकिस्तान।
लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं क्यों है? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ये मानते हैं कि पाकिस्तान का मामला अपना खुद का है ना। पाकिस्तान का मामला क्या है? अपना खुद का है। दूसरा क्या है, ये क्या चाहते हैं कि भाई इंडिया की डेवलपमेंट ना हो, है ना। इंडिया की डेवलपमेंट ये नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अभी जैसे इलेक्शन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन ठीक ठाक हो गया, इनकेस नहीं होता तो ये इस बात को प्रोजेक्ट कर देते पाकिस्तानी मीडिया या फिर पाकिस्तान मिल करके चाइना की मीडिया के साथ, ये ऐसा कर देते कि देखो भारत क्या है, भारत में मुसलमान खुश नहीं है, भारत में जम्मू एंड कश्मीर के लोग खुश नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर को आजादी दे दो करके। बट पर वो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद क्या है, सीज ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर का ये सीज चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में है ना, मुस्लिम यहां पर मेजोरिटी में है, और इनका यह मानना है कि भाई कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है और वो पाकिस्तान में उसको मिल जाना चाहिए। अब यहां पर भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि भारत से इनको क्या है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी लड़ाइयां की हैं। कारगिल बेसिकली उसी का एक मतलब एक तरीका था परवेज मुशर्रफ द्वारा कि हम लोग J&K को सीज कर लेंगे। अब देखो ये सीज करने में क्या होता है, ये जो सीजिंग ये चलाते हैं, ये जो टेररिज्म ये खेलते हैं, ये जो मिलिट्री एक्शन ये लेते हैं, इनको फंड किया जाता है। ठीक है, इनको वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा फंड किया जाता है। फंड क्यों किया जाता है भाई? कि आप टेररिज्म को दबाओ करके, है ना। ये दबाते नहीं है, ये उस पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं, ये टेररिज्म को पालने में डाइवर्ट कर देते हैं। फंडिंग इनको क्यों आती थी वेस्ट, क्यों आती है वेस्ट से? क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज ये चाहती हैं कि ये फंडिंग को कम करें। तो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर टेररिज्म रुक गया, अगर आर्मी मिलिट्री एक्शन रुक गया, तो क्या होगा? तब ये हो जाएगा कि इनको वेस्ट से मिलने वाले फंड कट जाएंगे। हालांकि अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन चाइना साथ आ गया है ना। क्योंकि इंडिया को तंग करने में क्या होगा, चाइना का भी एक बहुत बड़ा मतलब जो वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेलता है चाइना, उसमें चाइना को बूस्ट मिलेगा क्योंकि पाकिस्तान उसका एलाई है। उसके बाद पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा डिफीट मिल रखी है। ठीक है, भारत के साथ साथ 92,000 के आसपास सिपाहियों ने, ठीक है, बांग्लादेश बनने के टाइम पे सरेंडर कर दिया था। ये अब तक के इतिहास का, ठीक है ना, इतिहास में इतनी लड़ाइयां लड़ी गई है, इतिहास में वर्ल्ड वॉर्स लड़े गए हैं, इतना सब कुछ हुआ है, लेकिन 92,000 सिपाहियों का सरेंडर कभी नहीं हुआ। ये एकमात्र ऐसी बैटल है जहां पर इतने ज्यादा सिपाहियों ने एक देश के सामने घुटने टेक दिए, है ना। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। तो वो इन सब चीजों को भी अवेंज करना चाहती है, इन सब चीजों का भी वो बदला लेना चाहती है। अब देखो यहां पर बेसिक चीज क्या होती है कि हमेशा जब भी पाकिस्तान कर रहा है, एक सवाल आपके मन में यह आया होगा कि पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन से ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वो मिलिट्री से वॉर डिक्लेयर कर देता है और इंडिया को जीत लेता है। ठीक है, वो नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी मिलिट्री की जो साइज है वो बहुत कम है, इंफीरियर मिलिट्री है एज कंपेयर टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये ऐसा नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, अगर आप मिलिट्री के जरिए करोगे, है ना, तो आपके एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आर्मी को पालना है, आर्मी को रखना है, आर्मी को राशन देना, आर्मी को सैलरी देनी है, यूनिफॉर्म देना है, ये सब आपका चलता रहेगा, है ना। ये सारी चीजें आपकी चलती रहेगी, यहां पर मिलिट्री के नाम पर ये चलता रहेगा। लेकिन जब आप फिदाइन की बात करते हो, ठीक है, जब आप इस तरीके के छोटे मोटे टेररिज्म एक्ट की बात करते हो, तो वहां पर आपका खर्चा बहुत कम आ जाता है। और जब आपका खर्चा बहुत कम आता है तो ठीक है भाई, चल रहा है, चलने दो टाइप का सीन है। और दूसरा क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी कहने का मतलब, अगर पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक कर दिया तो होगा कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर रहा है, पीसफुल कंट्री नहीं है, ये वो कई तरह के सैंक्शन उसके ऊपर लग जाएंगे जैसे रशिया के ऊपर लग गए। लेकिन यहां पर क्या है, जब फिदाइन करते हैं ना, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल फ्री हो जाता है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या होता है, हर तरीके से इसका फायदा हो जाता है, और चाइना का भी फायदा होता है क्योंकि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस की बात वो कर देता है, और उस हिसाब से क्या होता है, चाइना फिर अपना गेम प्लान चलाता है। ये एक चीज है। अब देखो बेसिक क्या है, यहां पर इस्लाम की बात हम लोग करने वाले थे कि क्या वाकई इस्लाम को हम लोग टेररिज्म से लिंक कर सकते हैं या नहीं लिंक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर टेररिज्म की बात करते हैं, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट टेररिज्म, तो टेररिज्म अगर मैंने आपके आपके कानों में टेररिज्म की का वर्ड आपके कानों में पड़ा, तो आपके कानों में क्या मतलब इमेज आपके दिमाग में क्या बनेगी? एक तो पाकिस्तान की इमेज बनेगी, ठीक है। फॉर अ वाइल हम लोग पाकिस्तान के इमेज को साइड करते हैं, तो क्या बनता है बेसिकली, तो हमारे मतलब इसके अलावा हमारे दिमाग में कौन कौन से इमेज बनते हैं? तो जो इमेज बनते हैं इसके अलावा, वो बनता है किसका? आईसिस का, ठीक है, अलकायदा का, ठीक है ना, उसके बाद किसका? तालिबान का, उसके बाद किसका? इसी तरीके से बहुत, बोको हराम का। चलिए बोको हराम की बात अभी नहीं करेंगे। तो ये
चेचनिया रेबेल्स मतलब उधर के आसपास है, एस्टोनिया, इथोपिया, लिथुआनिया, लातविया, ये उन सब जगहों पर है। अफ्रीका में भी ये एक्टिव है। तो यहाँ पर क्या है, इन सब ऑर्गेनाइजेशन का आपके पास नाम आता है। अब या फिर सद्दाम हुसैन, ठीक है, और भी कई सारे टेररिस्ट का आपके दिमाग में नाम आएगा। अब ये जो नाम आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आईसिस ने ये सब करवाया, अलकायदा ने ये सब करवाया, ये सब सारी चीजें हो रही है। आपको पता है, देखो ये न्यूज का आर्टिकल है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CIA और MI6। CIA किसकी खुफिया एजेंसी है? ये अमेरिका की है। MI6 किसका है? तो भाई यूके का है। इन दोनों ने आईसिस को क्रिएट करवाया है, ऐसी पूरी रिपोर्टिंग सामने आई है। अमेरिका इस बात से डिनाई नहीं करता ऑफिशियली। उसी तरीके से सद्दाम हुसैन का राइज किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। जिया उल हक का राइज किसने करवाया? अमेरिका ने करवाया। ओसामा बिन लादेन कैसे बन गया? तो वो अमेरिका की वजह से बना। अब यहां पर अब आप ये बताओ कि ये जो अभी फिलहाल के लिए ये जो इक्वेशन बन रहा है कि आईसिस हो गया, अलकायदा हो गया, सद्दाम हुसैन हो गया, ओसामा बिन लादेन हो गया, इन सब की जो जेनेसिस है वो यूएसए की वजह से है। तो आप बताओ असली कल्प्रिट कौन है? इस्लाम है या वेस्टर्न पावर है, जो कि मर्सनरीज का सपोर्ट लेकर के, ठीक है, वो एक जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहते हैं और लास्ट में जब नहीं जम पाता है तो वो क्या करते हैं? इनको मरवा देते हैं। अब ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? हाउ वेस्टर्न कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। क्यों ईरान ऐसा कहता है कि भाई वो रिलीजन के नाम पर अपने देश को चला रहा है, और रिलीजन के नाम पे जो ईरान चला रहा है प्रूवन है कि वो अमेरिका को कैटर करने के लिए चला रहा है ना। तो इज इट रियली कि इस्लाम जो है, सॉरी, ईरान जो है एक इस्लामिक कंट्री है, या फिर रिलीजन के नाम पर वो रिसोर्स का एप्रोप्रिएशन कर रहा है? यही पिछले वीडियो में मैंने कम्युनलिज्म का डेफिनेशन बताया था। ये सब कैसे हो रहा है, अगर मैं इस वीडियो में डील करूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, है ना। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।